आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का लेसन नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज पढ़ेंगे। रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में पाए जाने वाली वो सब चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं उन्हें रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज को 4 टाइप से क्लासीफाई करते हैं: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर 2 टाइप के रिसोर्सेज होंगे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग, जैसे एनिमल और फॉरेस्ट। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, जैसे एयर, वाटर, विंड, सॉइल। नंबर सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे प्लॉट, फील्ड, हाउस, कार, बुक वगैरह। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें सब मिलकर यूज़ करते हैं, जैसे विलेज पॉन्ड हो गया, पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिसोर्सेज हमारी कंट्री के अंदर लाई करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिस पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का राइट ना होकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का राइट होता है, और इनका अगर हमें यूज़ करना हो तो फिर हमें इनकी परमिशन लेनी होगी, जैसा एंटार्क्टिका में जाने के लिए। और ओशन का वह पार्ट जो 200 नॉटिकल माइल से बाद में आता है वो भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज के ही अंतर्गत आएगा। नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। इसके बेस पर 4 टाइप के रिसोर्सेज होंगे: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज। नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंट्री के अंदर हैं, लेकिन कैपिटल और टेक्नोलॉजी के कमी के कारण हम उनका पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते। जैसे गुजरात और राजस्थान के अंदर बहुत सारी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, लेकिन पूरी तरह से हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। नंबर सेकंड, डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास हैं और बहुत अच्छे से हम उनका यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम। नंबर थर्ड, स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम उनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। जैसे हमारे पास बहुत सारा वाटर है, लेकिन वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो वाटर और ऑक्सीजन को अलग करके हम उसका यूज़ कर पाएँ। रिज़र्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमने अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखे हैं, जैसे डैम और फॉरेस्ट। जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तो हम उन्हें फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसके बेस पर 2 प्रकार के रिसोर्सेज होंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं और जिन्हें बनने में भी मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, इस टाइप के रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि रिसोर्सेज को इस तरह से प्रयोग करना है, इस तरह से यूज़ करना है ताकि प्रेजेंट टाइम की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आगे आने वाले जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एक मीटिंग हुई, जिसे अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। इसमें 100 कंट्रीज़ के लीडर्स आए और एक एजेंडा साइन हुआ जिसका नाम है एजेंडा 21। इस एजेंडा में बताया गया है कि इन्वायरमेंटल डैमेज, पुअर्टी और डिसीज़ को कैसे टैकल करना है। रिसोर्स प्लानिंग यानी कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स को प्लानिंग करना। हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इंडिया के अंदर अनइवन तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन दूसरे रिसोर्सेज की कमी है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारा वाटर है ताकि उससे लाइट बनाई जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है,
लेकिन वहाँ दूसरे रिसोर्सेज की कमी है। राजस्थान और गुजरात के अंदर बहुत सारी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, लेकिन दूसरे रिसोर्सेज की कमी है। यानी कि जहाँ जो रिसोर्स नहीं है वहाँ वो अवेलेबल करा के तभी हम इंडिया का कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसमें 3 स्टेज आएंगे। नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। इसमें सबसे पहले उस जगह का सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे और किस टाइप का और कितना रिसोर्स वहाँ है इस चीज़ की जांच करेंगे। नंबर सेकंड, टेक्नोलॉजी एंड स्किल, यानी कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें किस टाइप की टेक्नोलॉजी, स्किल और किस टाइप का इंस्टीट्यूशन सेटअप करना होगा, इसमें इस टाइप की जांच की जाएगी। नंबर थर्ड, मैचिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जहाँ जौन सा रिसोर्स नहीं है वहाँ वो रिसोर्स अवेलेबल कराकर हमें वहाँ का डेवलपमेंट कराना होगा। लैंड रिसोर्स, लैंड एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और हर कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट लैंड के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि सभी एक्टिविटीज़ लैंड पर ही होती हैं। चाहे वो इंडस्ट्री का सेटअप करना हो, घर बनाना हो, या फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, रेलवे और रोडवेज़, और हमारा जो है मिनरल्स का एक्सट्रैक्ट करना भी लैंड पर ही पॉसिबल है। लैंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर लैंड के 3 फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स। इनमें 30% माउंटेन्स हैं जिनसे नदियाँ निकलती हैं और जहाँ लोग टूरिज़्म के लिए जाना पसंद करते हैं, और 27% प्लेट्यू हैं जिनसे हमें फॉसिल फ्यूल और मिनरल्स मिलते हैं, और 43% प्लेन्स में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हैं जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्पफुल हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, हम लैंड का यूज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग और सेटलमेंट, और दूसरी अन्य एक्टिविटीज़ के लिए भी। यूज़ ऑफ लैंड इन इंडिया, नंबर फर्स्ट फॉरेस्ट, नंबर सेकंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ऐसी लैंड जिस पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, जहाँ बिल्डिंग बनी हुई हो, रोड हो, इंडस्ट्री हो, या फिर कोई बैरन लैंड हो, तो उस पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाती। नंबर थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें 3 तरह के लैंड आएंगी। नंबर फर्स्ट, ग्रेजिंग लैंड, जहाँ जानवर घास चरते हैं। नंबर सेकंड, मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स, जहाँ बड़े बड़े बाग हैं। नंबर थर्ड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जहाँ 5 साल से ज़्यादा टाइम से एग्रीकल्चर नहीं हुई हो। नंबर 4, फैलो लैंड, ऐसी ज़मीन जिस पर कुछ टाइम के लिए खेती करना छोड़ देते हैं। फैलो लैंड 2 टाइप की होती हैं। नंबर फर्स्ट, करंट फैलो लैंड, नंबर सेकंड, अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड, जिस ज़मीन पर पिछले 1 साल से या कुछ महीने से खेती ना हुई हो। अदर देन करंट फैलो लैंड, जिस ज़मीन पर खेती छोड़े हुए 1 से 5 साल तक का टाइम हो गया हो। नंबर 5, नेट सोन एरिया, जिस लैंड पर 1 साल में कम से कम 1 बार क्रॉप्स ग्रो होती हो, उसे नेट सोन एरिया कहते हैं। नंबर 6, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, जिस जगह 1 साल में 1 बार प्लस 1 बार से अधिक बार क्रॉप्स ग्रो हुई हो। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन हमारे पास 93% एरिया का ही डाटा अवेलेबल है। 7% का डाटा हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया पाकिस्तान और चाइना ने कब्जा रखा है, और असम के अलावा बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सर्वे नहीं हुआ है। नेट सोन एरिया, ऐसा एरिया जिसमें एग्रीकल्चर होती हो। पंजाब और हरियाणा में कम से कम 80% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, जबकि मणिपुर, मिजोरम और अंडमान निकोबार आइलैंड में 10% से भी कम नेट सोन एरिया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी स्टेट में एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है और किसी स्टेट में एग्रीकल्चर कम होती है। फॉरेस्ट एरिया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के अंदर 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल 23.3% ही है। लैंड डिग्रेडेशन
एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड का खराब हो जाना। इसके भी कई रीज़न हैं। नंबर फर्स्ट, डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटना। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में माइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। नंबर सेकंड, ओवरग्रेजिंग। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि जानवर घास खाते समय घास को जड़ से उखाड़ देते हैं, जिससे मिट्टी खराब हो जाती है, या तो वह पानी में बह जाती है या फिर वो हवा में उड़ जाती है। नंबर थर्ड, ओवर इरिगेशन। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में ओवर इरिगेशन के कारण लैंड खराब हो जाती है। नंबर फोर, सीमेंट इंडस्ट्रीज जेनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। इन इंडस्ट्री से निकली हुई डस्ट लैंड पर जमा हो जाती है, जिससे लैंड कल्टीवेशन के लायक ही नहीं रहती। नंबर फाइव, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये इंडस्ट्री सीधे अपने वेस्ट को ज़मीन पर फेंक देते हैं और वह ज़मीन पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, एग्रीकल्चर के लायक ही नहीं रहती है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, लैंड को बचाना। बहुत सारे तरीके हैं लैंड को बचाने के लिए। नंबर फर्स्ट, एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाकर। नंबर सेकंड, प्रॉपर इरिगेशन। पंजाब, हरियाणा में क्रॉप्स को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिससे लैंड ख़राब हो जाती है। नंबर थर्ड, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग करने के बाद में लैंड को खुला छोड़ देते हैं, जिससे पहले की तरह नहीं करते उसको, इस तरह से लैंड ख़राब हो सकती है। नंबर फोर, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को साफ़ करने के बाद ही डिस्चार्ज करना चाहिए। नंबर फाइव, कंट्रोल ओवरग्रेजिंग। जानवरों के लिए सफिशेंट क्वांटिटी में चारा होना चाहिए, जिससे हम ओवरग्रेजिंग से बच सकते हैं। ये सारे तरीके अपनाकर हम लैंड को बहुत अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर से मिलकर बनी हुई है। सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लिए, क्योंकि हम इसमें एग्रीकल्चर करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं सॉइल के अंदर रहते हैं। सॉइल के कारण ही वाटर फिल्ट्रेशन होता है, जिससे हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। सॉइल रिसोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया एक लार्ज कंट्री है और यहाँ के अलग अलग क्लाइमेट होने के कारण यहाँ कई तरह की सॉइल पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट, एलुवियल सॉइल। नंबर सेकंड, ब्लैक सॉइल। नंबर थर्ड, रेड एंड येलो सॉइल। नंबर फोर, लैटराइट सॉइल। नंबर फाइव, फॉरेस्ट सॉइल। और नंबर सिक्स, एरिड सॉइल। नंबर फर्स्ट, एलुवियल सॉइल। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और इंडिया का 40% एरिया इसी सॉइल का बना हुआ है। ये नदर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। नदर्न एरिया में ये सॉइल गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर के द्वारा बहाकर लाई जाती है और कोस्टल एरियाज हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा के द्वारा बहाकर लाई जाती है। एलुवियल सॉइल दो टाइप की होती हैं। जो नई होती है उसे खादर कहते हैं और जो पुरानी सॉइल होती है उसे बांगर कहते हैं। ये सॉइल सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल से बनती है और इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। इस सॉइल में हम राइस, व्हीट, शुगर केन, तंबाकू, जूट, पल्सीज, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आदि ग्रो कर सकते हैं। नंबर सेकंड, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेंगुर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉटन ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है कॉटन के लिए और ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मालवा के साथ साथ गोदावरी, कृष्णा रिवर की वैली में भी पाई जाती है। ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम भी पाया जाता है, लेकिन फॉस्फोरस कंटेंट तो ना के बराबर ही मिलता है। जब गर्म मौसम होता है तो इसमें दरारें दिखाई देती हैं, लेकिन ये जब गीली हो जाती है तो ये चिपचिपी हो जाती है। ये वोल्केनो इरप्शन के निकले हुए लावे के जमा होने से बनती है, इसी के कारण इसका रंग ब्लैक कलर का होता है। हम इसमें सोयाबीन, पल्सीज, ज्वार, व्हीट, शुगर केन ग्रो कर सकते हैं। नंबर थर्ड, रेड एंड येलो सॉइल। इस सॉइल के अंदर आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसका कलर लाल रंग का होता है और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न महाराष्ट्र, ईस्टर्न मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल और झारखंड के सदर्न पार्ट में पाई जाती है। इसमें पोटास और आयरन तो ज़्यादा तथा नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर कम पाए जाते हैं। इस सॉइल में मोस्टली पल्सीज, कॉटन, ग्राउंडनट, ऑयल सीड, व्हीट और राइस की क्रॉप्स ग्रो की जाती है। ये सॉइल मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक के टूटने से बनती है।
नंबर 4 लैटराइट सॉइल, ये उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। लैटराइट सॉइल लीचिंग प्रोसेस की वजह से बनती है। लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बारिश का पानी टॉप सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को धोकर नीचे ले जाता है और जिसकी वजह से टॉप सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ये वेस्टर्न घाट जैसे केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में, और ईस्टर्न घाट जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और मध्य प्रदेश और असम के कुछ पार्ट में पाई जाती है। इस सॉइल में हम टी, कॉफ़ी और काजू को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 5 एरिड सॉइल, ये सॉइल उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ का टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है लेकिन बारिश कम होती है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात और सदर्न हरियाणा। ये सॉइल रेतीली होती है और इसका नेचर सैलाइन होता है, यानी कि नमकीन होता है। इसमें कैक्टस, बबूल और कीकर ग्रो होते हैं। नंबर 6 फॉरेस्ट सॉइल, ये सॉइल हिली और माउंटेन एरियाज़ में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है और ये सॉइल फॉरेस्ट इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी को अच्छे से सपोर्ट करती है। ये सॉइल टी और कॉफ़ी के लिए बहुत सूटेबल है। माउंटेन का अपर पार्ट तो कम फर्टाइल होता है, लेकिन जो माउंटेन का नीचे का पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि रिवर्स अपने साथ बहुत सारे फर्टाइल पार्टिकल्स बहा कर लाती हैं। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव, जिस सॉइल की अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर जो होती है वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण या फिर हवा में उड़ने के कारण या फिर पानी में बह जाने के कारण ख़राब हो जाती है, जिसे हम सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। नंबर 1 गली इरोजन, जब तेज चलता हुआ पानी मिट्टी को काटकर गहरे गड्ढे बना देता है तो उसे गली इरोजन कहते हैं। और जब गली इरोजन लगातार होता रहता है तो उससे गलीज और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है, जिन्हें रवाइंस कहते हैं। और जब किसी जगह बहुत सारे रवाइंस बन जाते हैं तो वो ज़मीन खेती के लायक ही नहीं रहती, इसीलिए उस ज़मीन को बैड लैंड कहते हैं, जैसे चंबल वैली। नंबर 2 शीट इरोजन, जब रेनफॉल के द्वारा बड़े एरियाज में टॉप सॉइल की थिन लेयर बह जाती है तो उसे शीट इरोजन के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 विंड इरोजन, तेज हवा के कारण टॉप सॉइल का उड़ जाना ही विंड इरोजन कहलाता है और विंड इरोजन के कारण ही डेजर्ट का एरिया एक्सपेंड होता चला जा रहा है। नंबर 4 ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी सॉइल इरोजन होता है, जैसे डिफोरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग। सॉइल कंजर्वेशन यानी कि सॉइल को बचाना, हम सॉइल को बचा सकते हैं एफोरेस्टेशन कर यानी पेड़ लगाकर। नंबर 2 कंटूर प्लोइंग, यानी कि कंटूर प्लोइंग करके स्लोप के साथ साथ प्लोइंग करना ताकि तेज़ी से पानी नीचे बहकर ना आए। नंबर 3 टेरेस फार्मिंग, यानी कि पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बना लेना ताकि पानी तेज़ी से ना बहे। नंबर 4 क्रॉप रोटेशन, यानी कि डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स का ग्रो करना, जैसे पहले साल में हमने मटर और बीन्स को ग्रो कर लिया और दूसरे साल में हमने गोभी और तीसरे साल में आलू और गाजर ग्रो कर लिए। इस टाइप से ग्रो करके हम सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं। नंबर 5 शेल्टर बेल्ट्स, हम फील्ड के चारों ओर ट्रीज़ लगा देते हैं ताकि हवा डायरेक्ट आकर सॉइल इरोजन ना कर सके। नंबर 6 स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में खेत को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बांट लिया जाता है और इन क्रॉप्स की स्ट्रिप्स के बीच में घास उगाई जाती है ताकि सीधे हवा क्रॉप से ना टकराए और इस तरीके से मिट्टी उड़ने से बच जाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।